हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बाई एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि यूपीएसआई की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो वैकेंसी 9,500 के आसपास वैकेंसी आई है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। इतनी वैकेंसी यूपीएसआई में कभी नहीं आई। इवन कई स्टेट्स में इतनी वैकेंसी कांस्टेबल में नहीं आती हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। तो उस मौके के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मूल विधि की बहुत ही अच्छी और बहुत ही धांसू क्लास। और इस क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा, आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगी, जो कि मूल विधि। और मूल विधि के साथ साथ हमारा जो संविधान वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट है पहले से ही। तो उसी में संविधान उसमें आपका होता रहेगा और इधर मैं आपकी मूल विधि को कंप्लीट करवाता रहूँगा। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए, अगर इसके जीएस वाले पोर्शन में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और मूल विधि का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस होगा, पेपर इसका टोटल होता है 400 नंबर का। बाकी आना क्या क्या है, इसमें मैथ आनी है, 100 नंबर की मैथ होगी, 100 नंबर की रीजनिंग होगी, 100 नंबर की हिंदी होगी, 100 नंबर की जीके और जीएस होगी। तो जीके और जीएस वाला पोर्शन मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। फ्रेंड, जितना मैं करवा दूंगा आप लोग उतने से ही कम से कम 35 क्वेश्चन सही करके आओगे। कम से कम 35 क्वेश्चन, मैं 35 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि जैसा मैंने 2017 के सारे पेपर्स का एनालाइज किया है, उस हिसाब से मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको 35 क्वेश्चन 100% करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस इसमें आना क्या क्या है और कितना किस पार्ट से आएगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा भारतीय संविधान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान और मूल विधि, इन दोनों से मिलाकर के लगभग में आपके 25 से 28 तक क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं एटलीस्ट 25 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी सेट में 25 क्वेश्चन से कम नहीं देखे। हर सेट में 25 से ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे इसके आपको। तो मैं मिनिमम 25 मान के चलता हूँ। और इसके बाद बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो इन सारे सेक्शन से आएंगे, इन सारे सब्जेक्ट से आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, जनरल साइंस और यूपी जीके। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग भारतीय संविधान और मूल विधि को कंप्लीट करें। मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन यही है, क्योंकि जो संविधान वाला पार्ट है इससे आपको कम से कम 17-18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम। और मूल विधि के लगभग में 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 या 9 क्वेश्चन। तो जो संविधान वाला पार्ट है इसमें होता क्या कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इससे तो 8-9 क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन इसके बाद में जो एक्ट वगैरह पूछे जाते हैं वो भी आता है। तो 7-8 क्वेश्चन लगभग उससे भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और मूल विधि का जो है इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। और अगर इसके बाद में आप लोग उचित समझें तो यूपी जीके और करंट अफेयर, इन दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको कि करंट अफेयर आप लोग डेली का डेली देखते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में 10-15 मिनट का एपिसोड आता है, चाहे किसी भी चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में चूँकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा तो उसमें यूपी की जीके भी आनी है। तो इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर वो इसके बाद में यूपी जीके ही आता है, जिसकी इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान मूल विधि करिएगा, इसके बाद करंट अफेयर इसके साथ में रन रखिए। इसके बाद में आप लोग यूपी जी को तैयार कर लीजिए थोड़ा बहुत। बस इतना तैयार करते रहिएगा और बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ साथ आप लोग अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पर भी अपना फोकस रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस रखिएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें सेक्शनल पासिंग मार्क्स मांगे जाते हैं। मतलब आपको मैथ में इंडिविजुअल पास होना चाहिए, रीजनिंग में इंडिविजुअल पास होना चाहिए, और आपको जीके और जीएस में भी इंडिविजुअल पास होना चाहिए, और हिंदी में भी आपको इंडिविजुअल पास होना चाहिए। तो कहने का मतलब इन सभी में आपको 35-35 नंबर लाने होंगे अलग से। मतलब 35-35 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। अगर इससे कम है तो आप फेल हैं 100%। और
35% नंबर लाने के बाद में फिर आपका कट ऑफ बनेगा। वो कट ऑफ कितना जाता है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। आज से ही हम उसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने सिलेबस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे होंगे, आईपीसी जो कि होता है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो क्या होती है आईपीसी? तो सबसे पहले तो इसके बारे में समझिएगा कि आईपीसी होती क्या है, इसका काम क्या होता है। फ्रेंड्स, जो आईपीसी होती है ये एक अपराध की परिभाषा एवं उसके दंड, किसी भी अपराध की परिभाषा एवं उसके दंड या उसकी सजा के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कृत्य या कोई भी कार्य कब अपराध होगा और उस अपराध के लिए क्या सजा होगी, क्या दंड दिया जाएगा उसके लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आईपीसी के अंतर्गत डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अपराध के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई अपराध होता है या फाइनली कोई अपराध कंप्लीट होता है या वह अपराध सफल माना जाता है, तो उसके पहले उसके 4 चरण होते हैं। उसके पहले उसके कितने चरण होते हैं? उसके 4 स्टेज होते हैं। अब हम लोग अलग अलग उन सारे के सारे स्टेज को सीखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा उसके प्रति कोई आशय होता है, क्योंकि तभी अगर हमारा आशय ही नहीं होगा तो मेरे दिमाग में उसके लिए कोई ख्याल ही नहीं पैदा होगा, तो हम फाइनली उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो कोई भी काम हो, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, सबसे पहले तो हमारे मन में उसके लिए कुछ आशय होता है। तो सबसे पहले तो वही होता है कि अपराध करने का आशय होगा, और इसके बाद जब आशय उसका होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो उस काम को करने के लिए तैयारी भी करेगा, है ना। तो दूसरी स्टेज क्या है? अपराध करने की तैयारी है। अब अगर अपराध करने की तैयारी करेगा तो तैयारी करने के बाद फिर वो क्या करेगा? प्रयास करेगा, है ना। तैयारी करने के बाद में प्रयास करेगा। अभी मैं समझ लो, इसके बाद एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रयास करेगा तो फाइनली सफल हो ही जाना है एक ना एक आध बार। तो ये 4 स्टेज थे किसके? अपराध के। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अपराध भी एक कृत्य है और आप लोग जो कर रहे हैं ये भी एक कृत्य है, मतलब कार्य है। उसका रिजल्ट गलत है इसलिए वो अपराध कहलाता है। हम लोग जो कर रहे हैं इसका जो रिजल्ट है वो सही है, इसलिए अपराध नहीं कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बाकी इसका और कोई मतलब मत समझिएगा आप लोग। जैसे मान लो कि हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी करनी है तो इसके पहले हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। हमारा आशय होता है कि हम तैयारी करेंगे यार, हम तैयारी करेंगे, इसके बाद हम ये कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी लाइफ अच्छी कटेगी, घर के सब लोग खुश होंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है? ये उसका आशय होता है। इसके बाद में तभी तो हम लोग तैयारी करते हैं, जब हमारा आशय होता है। इसके बाद में हम तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। जब तैयारी करी तो फाइनली फॉर्म आया, आपने फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम देने गए, तो सबसे पहले तो हम प्रयास ही करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं गए मतलब आशय बनाया, तैयारी करी और बस सफल हो गए। तो कम से कम उसके लिए अटेम्प्ट तो करोगे, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया। इसके बाद में फिर उसमें क्या होगा? वो अपराध फाइनली सफल हो जाता है। तो यही सेम चीज़ अपराध की है। अब अपराध का एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो कोई मर्डर केस हुआ, है ना। तो मान लो ए कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति कोई बी है, कोई ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो ए ने सोचा कि हमें बी को मारना है, तो ए को जब भी बी को मारना होगा तो उसके पहले इसके प्रति कुछ आशय होगा कोई ना कोई, और इसके बाद में फिर ये क्या करेगा? इसको मारने की तैयारी करेगा। अब तैयारी करने के बाद में ये इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, है ना। मान लो प्रयास करने के लिए इसने इसके ऊपर गोली चला दी या इसको किसी धारदार हथियार से मार दिया। तो जब उसने मारा है, जब तक उसकी मौत नहीं हुई, इसके पहले तो वो सब जो भी काम था वो पूरा का पूरा इसका क्या कहलाएगा? प्रयास कहलाएगा। जैसे ही वो मर गया तो इसका जो अपराध होगा वो सफल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली इसके बाद में जो अपराध है वो सफल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है यहाँ पे, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक अपराध सफल नहीं होता तब तक क्या उसको सज़ा नहीं मिलती? जी बिल्कुल, सज़ा होती है। वो उसके कृत्य के अकॉर्डिंग, उसने किस टाइप के अपराध करने के बारे में सोचा था, उसको किस टाइप के अपराध का उसका आशय था,
तो ये सारे के सारे प्रोविज़न हमारे आईपीसी में किए गए हैं। वो आगे जब आएंगे तो मैं आपको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आईपीसी के बारे में। फ्रेंड्स, आईपीसी जो थी ये 6 अक्टूबर 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को लागू इसको स्वीकृति मिली थी। इसको स्वीकृति कब मिली थी? 6 अक्टूबर 1860 को स्वीकृति मिली थी और इसके बाद ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। कब लागू की गई थी फ्रेंड्स? 1 जनवरी 1862 को ये लागू की गई थी। अब फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दूं कि जो आईपीसी थी ये इसका जो ड्राफ्ट था वो पूरा का पूरा तैयार किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में एक विधि आयोग बना था और उस विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड मैकाले था। और इस लॉर्ड मैकाले के साथ साथ में इसमें 4 मेंबर्स और थे और वो 4 मेंबर्स थे लॉर्ड मैकलियोड और GW एंडरसन, CH कैमरॉन और F मिलेट। ये 4 मेंबर्स थे इस फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में और इसी कमीशन में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इसको ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में इसको स्वीकृति मिल गई थी 6 अक्टूबर 1860 को और फाइनली ये लागू कर दी गई थी 1 जनवरी 1862 को। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जानकारी थी आईपीसी से रिलेटेड कि आईपीसी कब स्टार्ट हुई, किसके द्वारा स्टार्ट की गई, किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। तो फिलहाल अब हम लोग अपने सिलेबस में कुछ और चीज़ें आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपराध कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा अपराध होता है ये होते हैं 2 टाइप के अपराध। फाइनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होगा जमानती अपराध, मतलब वो अपराध जिसमें अपराधी को जमानत दी जा सकती है। और दूसरा होता है गैर जमानती अपराध। दूसरा कौन सा होता है? गैर जमानती अपराध, मतलब जिसमें उसको जमानत नहीं दी जाती है। तो हम लोग समझते हैं कि जमानती और गैर जमानती अपराध होते क्या हैं। तो फ्रेंड, जो जमानती अपराध होता है ये वह अपराध होता है जिसमें उसकी सज़ा जो होती है 3 वर्ष या इससे कम वर्ष की होती है। मतलब हुआ कि मान लो कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया और उसने वह अपराध किया जिसके लिए हमारी आईपीसी में जो सज़ा है वो उसकी 3 साल से कम की सज़ा है, तो वह जमानती अपराध कहलाएगा। और अगर 3 वर्ष से अधिक की सज़ा है, 3 वर्ष से अधिक की सज़ा में कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो मृत्युदंड हो, चाहे उम्र कैद हो या जुर्माना हो किसी भी टाइप का, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी ये किस में होंगी? गैर जमानती अपराध में। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि क्या गैर जमानती अपराध में जमानत नहीं होती है? तो ऐसा नहीं होता है। गैर जमानती अपराध में भी अपराधी को बेल मिल जाती है, अपराधी को जमानत मिल जाती है। ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार या और उसकी स्टेज पे भी डिपेंड करता है ना, और उसके मेंटल स्टेज पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब डिपेंड ऑन जुडिशरी कि वो कैसे उसको डील किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि कहीं कहीं पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है और कहीं कहीं पर जब वारंट आता है इसके बाद में गिरफ्तारी होती है। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं इनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, बिना वारंट के इनमें गिरफ्तारी की जा सकती है और इसके बाद बिना किसी आदेश के इन्वेस्टिगेशन भी होती है। कहने का मतलब जो संज्ञेय अपराध होते हैं इनमें किसी मजिस्ट्रेट की या किसी जज की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ये बिना किसी आदेश के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इसमें, जो संज्ञेय अपराध होंगे। और असंज्ञेय अपराध में क्या होगा कि वारंट के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, इसके लिए वारंट काटा जाएगा, इसके बाद में इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। जो अपराधी होगा उसकी गिरफ्तारी वारंट कटने के बाद में ही होगी। और ये सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा बहुत
बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी आदेश पर गिरफ्तारी होती है। इसमें गिरफ्तारी के लिए कोई ना कोई आर्डर दिया जाएगा तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी ना होकर के इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें मिसस्पेल्ड हुई है। इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की। संज्ञेय अपराध में क्या होगा और असंज्ञेय अपराध में क्या होगा, तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। संज्ञेय अपराध वो अपराध होंगे जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है और ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और बिना किसी आदेश के इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं इनमें वारंट के द्वारा गिरफ्तारी होती है, सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं ये, और किसी के आदेश पर इन्वेस्टिगेशन होती है, बिना किसी के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइनली ये देखेंगे कि जो वारंट होता है और वारंट और सम्मन में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आपके गांव में कोई पुलिस वाला या दरोगा लेकर के आता है कि उनका वारंट है, ये उनका सम्मन है। तो आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी कि वारंट क्या होता है और सम्मन क्या होता है। तो वारंट और सम्मन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो सम्मन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉल लेटर होता है। क्या होता है, ये जो सम्मन होता है ये हमारा एक कॉल लेटर होता है, मतलब बुलावा पत्र होता है। कॉल लेटर होता है, जो सम्मन होता है एक कॉल लेटर होता है, बुलावा पत्र होता है। मतलब उसको कहीं ना कहीं आप मान लो तहसील से सम्मन भेजा गया है ना, और हो सकता है कि न्यायालय से सम्मन भेजा जाए। तो ये जो सम्मन होता है ये एक बुलावा पत्र होता है। और वारंट जो होता है, जो वारंट होता है ये एक अधिकार पत्र होता है। वारंट क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। वारंट हमारा वारंट होता है जो अधिकार पत्र होता है। अब कब वारंट जारी किया जाता है, कब सम्मन जारी किया जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग देख लीजिए कि जब भी किसी को या कोई अपराधी कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होता है, कितना, 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होता है, उसके द्वारा जो भी अपराध किया गया उस अपराध में अगर 2 वर्ष तक की सजा है तो उसको क्या होगा, सम्मन जारी किया जाएगा। तो उसको क्या होगा, सम्मन जारी किया जाएगा, है ना। सम्मन कब जारी किया जाएगा, जब उसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा 2 वर्ष तक की है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बताइए सम्मन किसी के लिए सम्मन कब जारी होगा और वारंट कब जारी होगा। तो जो सम्मन होगा वो तब जारी होगा जब उसकी सज़ा जो है 2 वर्ष तक होगी, मैक्सिमम 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से कम होगी। अब इसके बाद में बात आती है कि सम्मन के बाद में हमारा जो वारंट है, वारंट कब जारी होगा। तो फ्रेंड्स वारंट के बारे में, वारंट तब जारी होगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड। इसमें क्या होगा, आजीवन कारावास होगा, है ना। मान लो किसी ने ऐसा अपराध किया जिसमें उसको आजीवन कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास, और इसके बाद में मृत्युदंड शामिल हो उसी में। या फिर अब ऐसा भी नहीं है कि उसको आजीवन कारावास और मृत्युदंड, इसके अलावा और कोई अपराध है तो वारंट नहीं आएगा। तो मैंने अभी आपको सम्मन केस में बताया था कि 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान होता है। तो सिंपल सी बात है, 2 वर्ष से पहले तक की सज़ा है अगर तो सम्मन आएगा, अगर 2 वर्ष से बाद की सज़ा है तो वारंट आएगा। सम्मन में 2 वर्ष तक की सज़ा में सम्मन आता है और 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है तो वारंट आएगा। तो कहने का मतलब 2 वर्ष से ऊपर की सज़ा में हमारा मृत्युदंड भी आ जाता है, आजीवन कारावास भी हो जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फाइनली आईपीसी की धाराएं हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आईपीसी की धाराएं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है धारा 1। आईपीसी की धारा 1 क्या कहती है। तो आईपीसी की जो धारा 1 है वो हमको ये बताती है कि धारा 1 संहिता के बारे में तथा उसका नाम और इसके विस्तार के बारे में बताती है। कोई भी अपराध होगा उस अपराध में कौन सी धारा लगनी है उसके बारे में धारा 1 में प्रोविज़न किए गए हैं। और
विस्तार के बारे में धारा 1 में ही सब कुछ बताया गया कि धारा 1 कहाँ तक काम करेगी, कहाँ तक काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स इसके पहले जम्मू कश्मीर जो था वो स्पेशल स्टेट था, क्योंकि उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था, वहाँ पर भारतीय कानून लागू नहीं होता था। तो वहाँ पर जो चलती थी वो पहले रणवीर दंड संहिता चलती थी, कोई रणवीर दंड संहिता। अब वहाँ पर जब से धारा 370 हटाई गई है वहाँ से, तो तब से अपनी इंडियन पेनल कोड भी वहाँ पर काम करने लगी है। तो इसका जो प्रोविज़न है कहाँ तक उसका विस्तार होगा, तो ये धारा 1 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स धारा 1 इम्पॉर्टेंट थी और इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो यही पूछा जाएगा विस्तार और उसके नाम के बारे में। हम लोग देखते हैं धारा नंबर 2। जो धारा 2 है ये किसके बारे में बताती है? धारा 2 बताती है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब यह कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता 2 के अनुसार वह दंडित किया जाएगा। अब वो दंड क्या होगा वो उसके अपराध पे डिपेंड करेगा कि उसने अपराध क्या किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने पढ़ी 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि मैं A to Z मतलब 1 से लेकर के आखिरी तक धाराएं नहीं करवाने वाला हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट धाराएं कराऊंगा, और जो भी एग्जाम में आ चुकी हैं वो, और कुछ जो अलग से इम्पॉर्टेंट मुझे लगी वो। चूँकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे IPC में टोटल 511 धाराएँ हैं, तो 511 धाराएँ याद करना असंभव है ना। तो इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट लगभग मैं वही 180 के आसपास धाराएँ करवाऊँगा, बस इसी में से पूरा हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं धारा 4। धारा नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उस 3 को यहाँ पे नहीं लिया है। जो धारा 4 है ये कहती है कि धारा 4 ये बताती है कि इसके अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, भारत देश के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, अपराध किया जाता है तो वह अपराधी माना जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान रखें थोड़ा। अब मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या। फ्रेंड जैसे मान लो इंडिया की सीमा के अंदर कोई पानी वाला जहाज है, अभी इंडिया की सीमा के अंदर है, और उस पर कुछ मछुआरे या कोई भी हो। अब वो समुद्र में उसे नहीं पता, वो दूसरे की सीमा के अंदर चला गया, और उस पर जो सवार है वो भारतीय है, और जिस जहाज पर वो सवार है वो भी भारत से ही रजिस्टर्ड है, इंडिया का ही है। तो वह व्यक्ति अगर उस जहाज पर कोई अपराध करता है, कोई दूसरे व्यक्ति को उसमें सवार किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है या कुछ भी करता है, तो वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, ना कि उस देश की सीमा पे या ना कि उस देश के अकॉर्डिंग जिस देश में वो पहुंच गया हो। भले ही वो किसी दूसरे देश की सीमा में है, लेकिन दंडित किया जाएगा इंडिया के ही IPC के तहत। तो ये धारा 4 कहती है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना बहुत ध्यान से। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि मान लेते हैं कोई एक पानी वाला जहाज है और उस पर कोई मछुआरा है, एक नहीं मान लेते हैं 2-3 मछुआरे हैं, और उन्हें नहीं पता कि हमारे देश की सीमा यहीं तक है, और समुद्र में वो आगे तक चले जाते हैं। आगे तक चले गए और इसके बाद में उन्होंने एक दूसरे के साथ में मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, जो कुछ भी किया, और वो मछुआरे थे भारतीय, और जो जहाज़ था वही भारतीय रजिस्टर्ड था। तो इसमें जो भी उनको दंड दिया जाएगा वो IPC के तहत ही दिया जाएगा, मतलब इंडियन पेनल कोड के ही तहत दिया जाएगा। भारत की ही दंड प्रक्रिया उसे दंडित करेगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट धाराएं करी हैं। अगले वीडियो में हम लोग 4 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें जो पार्ट हैं वो 23 पार्ट हैं, टोटल IPC में 23 पार्ट हैं, और IPC का जो पहला पार्ट था उसमें 1 से लेकर के 5 धाराएं हैं, और 5 धाराओं में से 3 इंपॉर्टेंट धाराएं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ मैं आपको करवा चुका हूं। अब इससे रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करवाएंगे, और इसके बाद धारा 5 से आगे के
जो भी धाराएं हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो भारतीय दंड संहिता है वो कब लागू की गई थी। आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि 1 जनवरी 1862 को जो आईपीसी है ये लागू की गई थी, और इसका जो ड्राफ्ट था वो कब तैयार किया गया था, 6 अक्टूबर 1860 को। इसका जो अगर पूछा जाए कि इसका ड्राफ्ट कब तैयार किया गया तो ये 6 अक्टूबर 1860 को जाएगा। और पूछा है कि कब लागू हुई थी तो 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को ये इम्प्लीमेंट हुई थी। 1 जनवरी 1862 को ये इम्प्लीमेंट की गई थी। फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था जो पहली ही धारा थी वो किससे संबंधित है, अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपराध की परिभाषा से और संहिता के नाम से और उसके विस्तार से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संहिता के नाम और उसके विस्तार से, संहिता के नाम और उसके विस्तार से। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन जो सेकंड है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि जो भारतीय दंड संहिता है वो संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार को बताती है, ऐसा नहीं है। वह इसको विस्तार के बारे में, इसके विस्तार को बताती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अब फ्रेंड हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 समुद्री मील। कहने का मतलब अगर आप समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील तक भारत की सीमा के बाहर चले जाते हैं तो भी आप भारत की सीमा तक हैं और वहाँ तक इंडिया की ही आईपीसी काम करती है। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो अपनी इंडियन पैनल कोड आईपीसी है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रारूपित की गई थी। इस संहिता का संशोधित संस्करण है, मतलब जो आईपीसी है इसी का संशोधित संस्करण निम्नलिखित में से किन देशों की संहिता है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सिंगापुर, सेकंड श्रीलंका, थर्ड ब्रुनोई और फोर्थ है उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त तीनों। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका एकदम राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन थे। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और इससे आने वाली जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो में मैं केवल और केवल आप लोगों को इससे रिलेटेड फैक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि पहले वीडियो में ये पहला पार्ट था, इसमें मुझे सिलेबस भी आपको डिस्कस करना था और वैकेंसी के बारे में भी कुछ बताना था, तो वो सारी जानकारी देनी थी, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है। इसलिए हम इसको यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे और सारी की सारी धाराएं बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही तक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।